अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी फॉर खरीदा। आइए एक नजर डालते हैं कि आज वो कौन सी खबरें हैं जिन पर हम सवाल उठाएंगे। नवाज ओबामा मुलाकात तो हो गई लेकिन तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। पाकिस्तान ने अपने अहदाफ हासिल नहीं किए। हकाइक आपके सामने लाएंगे आज प्रोग्राम में। क्या अमेरिका ने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से सिर्फ रस्मी मुलाकात की थी और असल मामला जनरल राहील शरीफ से अगले महीने तय करेगा? अमेरिका की सोच क्या है, इसके लिए बात करेंगे वाशिंगटन में यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के डायरेक्टर मुईद यूसुफ साहब से। लश्कर जंगवी का बानी रुकन और डेथ स्क्वाड का सरबरा हारून भट्टी 4 साथियों समेत दुबई से गिरफ्तार। पंजाब हुकूमत और पुलिस शाबाश के मुस्तहक, लेकिन क्या पंजाब से लश्कर जंगवी का मुकम्मल खात्मा हो गया और दूसरी कलदम तंजीमों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? ये सवाल करेंगे आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा साहब से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत से जिल्लत तो उठाई लेकिन क्या कौमी दौलत भी गंवाई? अगर भारत सीरीज नहीं खेलता तो क्या पाकिस्तान हर जाना तलब करने की पोजीशन में है? बात करेंगे इस पर प्रोग्राम में कि क्या नजम सेठी ने मुआहिदा करते हुए कोई गलती तो नहीं कर दी थी। और पाक फौज का एक और बड़ा कारनामा, पाकिस्तान साख्ता ड्रोन की पहली बार रात के अंधेरे में कामयाब कार्रवाई। जनूबी वजीरिस्तान के दहशतगर्द बुर्राक का निशाना बने। जी हाँ, आज की जी हिट्स प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दौरे अमेरिका के मुताल्लिक और इसमें जो होने वाली सबसे अहम सबसे बड़ी मुलाकात यानी कि नवाज ओबामा मुलाकात। ये मुलाकात कैसी रही, कामयाब रही, नाकाम रही, पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया, इस पे अपना तज्जिया हम कुछ देर के बाद देंगे। पहले आपको सुनवाते हैं कि जब ये मुलाकात हो गई थी तो उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने दावा करते हुए मीडिया टॉक में क्या कहा था, जरा सुनिएगा। ये दौरा अपने आदाफ हासिल करने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। जी नहीं वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपका दौरा, आपकी मुलाकात अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब नहीं रहा है, नाकाम रहा है बड़ी हद तक। और ये जो दावा हम कर रहे हैं कि नवाज ओबामा मुलाकात अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही है, इसकी बुनियाद वो हकाइक हैं जो कि हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। बहुत से आदाफ थे जब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अमेरिका के दौरे पर जाने वाले थे। एक बहुत बड़ी मीटिंग भी हुई थी यहाँ पाकिस्तान में जिसमें वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ और बाकी काबीना और बाकी अस्करी क़यादत मिलकर बैठी थी, अहदाफ तय किए थे। उन अहदाफ में से चंद अहदाफ हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, आपके सामने हम लेके आएंगे। सबसे पहला हदफ अगर हम तसव्वुर कर लें कि मसला कश्मीर था, तो मसला कश्मीर पर क्या बात हुई? क्या अमेरिका ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की कि वो भारत पर प्रेशर डालेगा मसला कश्मीर हल करवाने के लिए, या वो मुसालहत के लिए तैयार है? बिल्कुल नहीं। ऐसी कोई खबर जो जॉइंट स्टेटमेंट आपने देखी होगी उसमें कहीं पर भी ये सामने नहीं आई। सिर्फ ये कहा गया जो कि पिछले 60 सालों से कहा जा रहा है कि मसला कश्मीर हल होना चाहिए और पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात के जरिए हल होना चाहिए। जो मकसद था, जो हदफ था कि भारत को मजबूर किया जाए, अमेरिका से प्रेशर डलवाया जाए, वो हदफ हासिल नहीं हो सका इस मुलाकात में। अगला हदफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी। ये जो स्टेटमेंट सामने आई हमारे दफ्तर खारजा की तरफ से भी और व्हाइट हाउस की तरफ से भी, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी, वो कहता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी खत्म होनी चाहिए। अब ये कशीदगी किसकी तरफ से हो रही है, पाकिस्तान की तरफ से या भारत की तरफ से, इस पे कुछ नहीं कहता ये स्टेटमेंट। लेकिन मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मीडिया टॉक करते हुए क्या कहा था, जरा सुनिएगा। LOC पर कशीदगी पर भी बात हुई और ये इत्तफाक किया गया कि एक मौसर मैकेनिज्म की अशद जरूरत है ताकि ये फायरिंग के सिलसिले को, जिसके नतीजे में पाकिस्तान साइड पे बहुत सारी हलाकतें हुई हैं, इसको रोका जा सके। वज़ीर-ए-आज़म साहब की बात आपने सुनी, वो एक लफ्ज एक सेंटेंस ऐड कर रहे थे कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी जिसके नतीजे में
پاکستان سائٹ پر ہلاکتیں ہوئی ہیں، یعنی کہ امریکہ نے شاید یہ کہا ہے کہ LOC پر کشیدگی بھارت کر رہا ہے، جبکہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں ایسا کچھ بھی ذکر نہیں ہے۔ سو یا تو یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے یا پھر وزیراعظم صاحب غلطی سے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے یہ اضافہ کر گئے ہیں۔ سو لائن آف کنٹرول پہ کشیدگی، یہ ہدف بھی حاصل نہیں ہو سکا۔ پاک بھارت تعلقات، اس کے بارے میں بھی اس سٹیٹمنٹ میں بہت روایتی قسم کی بات ہے جو ہمیشہ سے امریکہ کرتا آیا ہے، حالانکہ امریکہ کے سامنے ہے۔ پاکستان کو اپنا کیس اسٹرانگلی پٹ اپ کرنا چاہیے تھا کہ بھارت جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، پاکستان مخالف حرکتیں کر رہا ہے، اور ابھی تو پاکستان کے پاس کیس بہت اسٹرانگ تھا کہ PCB حکام کے ساتھ جو غیر اخلاقی سلوک ہوا تو یہ بھارت جو کرکٹ ڈپلومیسی کو بھی برباد کر رہا تھا، لیکن پاک بھارت تعلقات پر بھی یہ سٹیٹمنٹ بہت روایتی قسم کی ہے۔ آگے آئیے، پاکستان میں بھارتی مداخلت کے ثبوت، یہ بہت امپورٹنٹ تھا اور اس ہدف کو بنیاد بنا کے پاکستان سے وزیراعظم صاحب امریکہ گئے تھے۔ کہا گیا کہ جان کیری کو یہ ڈوزیئر دے دیا گیا ہے، لیکن جان کیری نے نہ تو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ نہ ہی دفتر خارجہ نے کسی بھی طرح سے اس کو اون کیا، یہاں تک کہ صدر اوباما کے سامنے بھی یہ ڈوزیئر پیش نہیں کیا گیا، اور اس سٹیٹمنٹ میں کہیں بھی اس ڈوزیئر کا ذکر نہیں ہے۔ اور اوباما نواز ملاقات کے بعد جب میڈیا ٹاک کرتے ہوئے وزیراعظم نواز شریف سے اس ڈوزیئر کے نہ ہونے کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا کہا تھا، ان کی گفتگو، ان کی باڈی لینگویج ذرا آپ سنیے گا۔ یہ ڈوزیئر جو ہے یہ سیکرٹری کیری کو کل دیا تھا، اور یہ پہلے ہم یونائٹڈ نیشنز کو بھی دے چکے ہیں، اور کل ہم نے اس پہ بات بھی کی اور ڈوزیئر ان کے حوالے کیا، تو انہوں نے ڈوزیئر کو وصول کیا، ریسیو کیا، اور یقیناً اب آگے مزید اس پہ تبادلہ خیال ہوگا۔ اور ڈوزیئر کے متعلق سوال یہ تھا کہ یہ ڈوزیئر صدر اوباما کو کیوں نہیں دیا گیا اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ابھی تک اس ڈوزیئر کو اون نہیں کر رہی، تو وزیراعظم صاحب نے کہیں جواب میں یہ نہیں کہا کہ انہوں نے یہ ڈوزیئر صدر اوباما کو دیا ہے، بلکہ انہوں نے رک رک کے اٹک اٹک کے اس سوال کا جواب دیا۔ ان کی باڈی لینگویج بہت واضح تھی کہ یہ ڈوزیئر کا معاملہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو غلطی ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو کمی ہے۔ بہرحال پاکستان میں بھارتی مداخلت کے ثبوت، یہ ہدف بھی کامیاب نہیں ہوا، اچیو نہیں ہوا۔ افغان امن مذاکرات، اس میں تھوڑی سی پیش رفت ہوئی ہے، امریکہ نے افغانستان پر زور دیا ہے اور اس بات میں بھی اپنا کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے کہ افغان امن مذاکرات دوبارہ شروع ہونے چاہیے۔ پاکستان کے کردار کو سراہا ہے، لیکن ظاہر ہے افغان امن مذاکرات میں امریکہ کا اپنا فائدہ ہے، تو اس ایشو پر اس نے تھوڑی پازیٹیوٹی دکھائی ہے، یہاں پر ہدف تھوڑا کامیاب رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ، یہ بہت بڑا ہدف تھا جو کہ وزیراعظم نواز شریف لے کر امریکہ گئے تھے۔ پاکستانی قوم کی سیکریفائسز، پاک فوج کی سیکریفائسز، ضرب عزم، ان سب کی تعریف تو امریکہ نے کی اور ظاہر ہے وہ اس سے انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن دو تنظیموں، حقانی نیٹ ورک اور لشکر طیبہ، حقانی نیٹ ورک سے امریکہ کو پرابلم ہے، لشکر طیبہ سے بھارت کو پرابلم ہے، سو ان دونوں کا ذکر تو اس سٹیٹمنٹ میں کر دیا جاتا ہے، لیکن جو بھارت پاکستان کے ساتھ دہشت گردی کر رہا ہے، پاکستان میں مداخلت کر رہا ہے، اس کا اس سٹیٹمنٹ میں کہیں ذکر نہیں آتا۔ سو یہ ہدف بھی ایک طرح سے پارشلی ناکام رہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آپ اپنا موقف بھرپور طریقے سے پیش نہیں کر پائے۔ اس کے علاوہ F-16 دینے کی بات ہو رہی تھی، وہ وزیر اعظم صاحب سے نہیں ہوئی۔ کولیشن سپورٹ فنڈ جو کہ اگلے سال کے لیے، جو کہ ہمارا حق ہے کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے، اتنے قربانیاں دی ہیں، تو اس کی خدمات کے سلے میں ہمیں یہ رقم حاصل ہونی ہے، وہ رقم اگلے سال کے لیے کچھ معلوم نہیں پاکستان کو ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ کولیشن سپورٹ فنڈ پہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اہداف آ جاتے ہیں اقتصادی تعاون کا، دفاعی تعاون کا، تعلیم کا، صحت کا، ماحولیاتی تبدیلی کا اور توانائی کا، اور ان میں بھی کوئی بہت بڑی پیش رفت نہیں ہوئی، وہی روایتی باتیں ہیں، نشستن، گفتن، برخاستن، کوئی بہت بڑا معاہدہ نہیں ہوا، کوئی امریکہ نے بہت بڑی یقین دہانی نہیں کروائی کہ وہ کتنی بڑی انویسٹمنٹ کر سکتا ہے۔ اور یہ جو باقی کے 6-7 اہداف ہیں، اقتصادی تعاون، دفاعی تعاون، تعلیم، صحت، توانائی وغیرہ وغیرہ، ان پر ورکنگ گروپس پہلے ہی کام کر رہے ہیں، تو اس سٹیٹمنٹ میں انہی ورکنگ گروپس کی کارکردگی اٹھا کر ڈال دی گئی ہے، کوئی نئی بات اس سٹیٹمنٹ میں نہیں کی گئی۔ تو یہ وہ چند اہداف ہیں جو پاکستان کے بہت سٹرونگ تھے وزیر اعظم صاحب، جن کے لیے آپ یہ دورہ کرنے گئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اہداف حاصل کر لیے گئے، دورہ کامیاب ہو گیا، لیکن جو حقائق ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اس میں تو کوئی سبسٹینٹیو بات وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے نہیں کی گئی۔
एक छोटी सी ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं। और जो मैंने बात की है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब से अमेरिका ने कोई सब्सटेंटिव बात नहीं की, सिर्फ एक रस्मी मुलाकात की है, तो क्या असल मामलात अमेरिका तय करेगा जनरल राहील शरीफ के साथ, जो कि अगले महीने मुमकिना तौर पर अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। और वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट भी सामने आ गई है। इस पर बात करने के लिए हम वाशिंगटन भी चलेंगे। मेरे साथ रहिएगा एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। नवाज शरीफ या राहील शरीफ, अमेरिका किससे बात करने में ज्यादा आसानी महसूस करता है और किससे बात करने में या किससे मामला तय करने में ये समझता है कि वो हतमी हल तक पहुंच जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, उनका दौरा अमेरिका जो कि कल सवेरे खत्म हो जाएगा पाकिस्तानी वक्त 5 बजे के मुताबिक। वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये दौरा, इसमें डिप्लोमेटिक फेस सेविंग या डिप्लोमेटिक कॉस्मेटिक्स तो बहुत ज्यादा थे। सदर ओबामा से मिले, नायब सदर जो बाइडन से मिले, वजीर खारिजा से मिले, वजीर दिफा से मिले, वजीर खजाना से मिले, IMF के MD से मिले, पेंटागन का दौरा भी किया, अमेरिकन अरकान पार्लियामेंट से भी मुलाकातें की। इतनी बड़ी बड़ी मुलाकातें, इतनी हाई प्रोफाइल मुलाकातें जब आप कर रहे होते हैं तो डिप्लोमेटिक कॉस्मेटिक्स बहुत अच्छे लगते हैं, डिप्लोमेटिक फेस सेविंग बहुत अच्छी लगती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डिप्लोमेसी ये नतीजा निकालती है कि इतनी मुलाकातों, इतनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का नतीजा क्या निकला। तो डिप्लोमेटिक कॉस्मेटिक्स तो बहुत ज्यादा है, लेकिन डिप्लोमेटिक गेन वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दौरे में से उतना हैवी वेटेज नहीं है जितना हैवी वेटेज उनकी मुलाकातें थीं। ऐसे में खबर ये भी आ रही है कि जनरल राहील शरीफ, जिनकी नवंबर में अपनी तैनाती के 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे, वो उसी नवंबर के महीने में अमेरिका रवाना होंगे। वहां भी ऐसी हैवी वेटेज मुलाकातें करेंगे, जो कि डिफेंस मुलाकातें तो होंगी लेकिन डिप्लोमेटिक मुलाकातें भी होंगी। और जो डिप्लोमेटिक गेन्स पाकिस्तान को तवक्कुआत थी कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दौरे से हासिल होंगे, वही डिप्लोमेटिक गेन्स जनरल राहील शरीफ के दौरे से हासिल होंगे। और ये सब कुछ मैं नहीं कह रही, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल एक बहुत मुस्तनिद और मोतबर अखबार है, उसकी रिपोर्ट कहती है। और इसकी हेडलाइन है कि पावरफुल जनरल राहील शरीफ एक्लिप्सेस पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर। और इसकी जो सब हेडलाइन है वो जनरल राहील शरीफ को सोल्जर स्टेट्समैन करार देती है, एक ऐसा सिपाही जो कि सियासतदान भी है या हुक्मरान भी है। और इस खबर की डिटेल्स बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्हीं डिटेल्स पर बात करने के लिए हम वाशिंगटन चलेंगे। वहां से कुछ ही देर में हमें डॉक्टर मुईद यूसुफ ज्वाइन करेंगे, जो कि US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के डायरेक्टर हैं। और अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब वहां पर खिताब भी कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने वहां पर बहुत अहम बातें बोली। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का जो अज़्म है उसका एक बार फिर से इजहार किया। उसके कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने पेश की अमेरिकन अवाम के सामने, अमेरिकन थिंक टैंक्स के सामने। चलते हैं वाशिंगटन फौरन, वहां से डॉक्टर मुईद यूसुफ US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के डायरेक्टर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुईद यूसुफ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। ये फरमाइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो खिताब किया है उसकी तमाम अहम बातें पाकिस्तानी अवाम ने सुन ली हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के लिए ये बताइएगा कि US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के सामने खिताब करना कितना इम्पोर्टेंट है, इससे अमेरिकन पब्लिक को क्या मैसेज जाता है और इससे अमेरिकन पॉलिसी पर असर अंदाज होने में कितनी मदद मिलती है। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो दौरा है वो कोई 3.5-4 दिन पे मुश्तमिल था और उसमें कोई और ऐसा मौका नहीं था कि वो वाशिंगटन की पॉलिसी कम्युनिटी से बात करते एक पब्लिक फोरम पे। उनकी अहम मुलाकातें थी अमेरिकन ओहदेदारों के साथ। उन्होंने एक बिजनेस काउंसिल में एक तकरीर की बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के हवाले से, लेकिन पॉलिसी के हवाले से जामिया तकरीर का कोई और एवेन्यू नहीं था इस दौरे में। इसलिए मेरे नजदीक ये बहुत अहमियत का हामिल था। यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के ताल्लुकात एक माना जाता है कांग्रेस के साथ बहुत हैं, अमरीकी पॉलिसी कम्युनिटी के साथ। तो यहाँ पे वो लोग उनको सुनने आए थे जो अमरीकी पॉलिसी कम्युनिटी का तजिया कम्युनिटी में तजिया करते हैं और उसके बाद वो असर रसूख रखते हैं उन लोगों पे जो पॉलिसीज यहाँ पे बनाते हैं। तो उस लिहाज से मेरे नजदीक एक बड़ी अहम ये अपॉर्चुनिटी थी। और जो उनकी तकरीर थी वो आपने कहा जिस तरह के वो उस पे शायद वहाँ मीडिया में कवरेज हो भी रही होगी, बड़ी बैलेंस तकरीर थी। उन्होंने एक पॉजिटिव मैसेज दिया है कि अमेरिका और पाकिस्तान को आगे मिलकर चलना है और जो मेन इश्यूज हैं, हिंदुस्तान पे बात की, अफगानिस्तान पे बात की, वो तमाम कवर हुए। लेकिन ये कम्युनिटी ये सुनने आती है, जो ऐसे मौकों पे वजीर-ए-आज़म को सुनने आए हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि वजीर-ए-आज़म के ख्याल में उनका दौरा कैसा रहा,
क्या वो पुरुमीद जा रहे हैं यहाँ से वापस कि अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर होंगे, या क्या कोई कशीदगी नजर आ रही है उनकी टोन में जिसके मामला ठीक नहीं है। तो उसलिए मेरे नजदीक ये बहुत अहम थी और बड़ा बैलेंस का व्यू था, और मेरे नजदीक दौरे की नौयत भी बैलेंस थी। कुछ चीजों पे इत्तेफाक है, कुछ पे नहीं है, लेकिन कल का जो एलामिया आया ओबामा साहब की मीटिंग के बाद उसमें वो वाज़ेह है कि क्या चीजें ऐसी जिस पे मिलकर काम होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब की स्पीच के बाद ये पॉलिसी मेकर्स जो थे, इनका रद्द अमल क्या था? देखिए, अभी तो बहुत जल्द है कहना, मैं बिल्कुल वहीं से अभी आ रहा हूँ उनको खुदाफिज करके, तो अभी तो देखते हैं कि क्या रद्द-ए-अमल आता है, प्रेस में क्या आता है। लेकिन मेरे नजदीक कोई ऐसी हैरानकुन बात तो स्पीच में नहीं थी, कोई सरप्राइजेज नहीं थी, टॉपिक्स वही थे जो लोग मेरे नजदीक एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन बहरहाल एक लीडर से सुनना और एक दिन बाद उनकी मुलाकात के अमरीकी सदर से, क्योंकि ये एक और मौका होता है कि तकरीर में आप वो बात करें जो आप तासुर लेके आए हैं अपनी मीटिंग से इस दौरे में, तो वो भी लोग देखने आते हैं कि आया उन मीटिंग्स के बाद कोई तब्दीली आई हो पाकिस्तानी ख्याल में, पॉलिसी में, आगे की सोच में। तो कोई हैरानकुन बात मेरे नजदीक नहीं थी। अफगानिस्तान तो वज़ीर-ए-आज़म साहब की तकरीर के दौरान लोगों का रद्द अमल क्या था? इन्हिमाक से सुन रहे थे या उनको लग रहा था ये सुनी सुनाई बातें हैं पहले भी? नहीं, मेरे नजदीक देखिए, एक हॉल में अगर 200-300 लोग आए हैं उनको सुनने, और ये सारे वो लोग हैं जो पाकिस्तान को बड़ा क्लोजली फॉलो करते हैं, तो सुनी सुनाई बातें एक तरह से तो जो लीडर की तकरीर है वो होती ही है। लेकिन जब वो लीडर बयान करता है अपनी टोन में और अपने लफ्जों का चुनाव जो है लीडर का, वो अहम होता है, और वो लोग देखते हैं उससे रीडिंग बिटवीन द लाइंस जिसको आप कहते हैं कि आया इसमें मैसेज क्या दिया जा रहा है, मैसेज अमूमी मैसेज मनफी है या मुस्बत है। और मुझे लगता है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, और मैं आपको सच बात ये बताऊं, हकीकत ये है कि इस दौरे से पहले 2-3 दिन पहले तक ये वाज़ेह नहीं था कि क्या टोन होगी इस दौरे की, क्योंकि बहुत से आपने देखा मीडिया में क्या क्या बातें हो रही थी कि दौरा शायद होना नहीं चाहिए वगैरह वगैरह। तो मुझे तो ये स्पीच सुन के ये लगा है कि वो मुतमईन गए हैं अपने दौरे से, क्योंकि कम से कम आज की जो टोन है वो बहुत। आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अपने दौरे से मुतमईन जा रहे हैं, लेकिन ये फरमाइएगा कि क्या अमेरिका भी मुतमईन है? अमेरिका क्या सोच रहा है? क्योंकि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की आज की रिपोर्ट आई है, बल्कि कल की रिपोर्ट आई है, वो ये कहती है कि अमेरिका जनरल राहील शरीफ के दौरे का इंतजार कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म साहब से रस्मी मुलाकात थी, असल मामला तय होंगे जनरल राहील शरीफ साहब से। तो अमेरिका क्या सोच रहा है? माजरत के साथ अगर ये तो मीडिया जो है जरा थोड़ा सा एहतियात से काम ले तो शायद ये ताल्लुक और बेहतर हो जाए। देखिए, बात बड़ी सादा सी है, ये इसमें कोई शक नहीं, सबको पता है, अमेरिका को भी पता है कि कुछ चीजें जो है पाकिस्तान में इस वक्त मिलिट्री जो है वो ड्राइविंग सीट में है, क्योंकि जरूरत है, अंदरूनी मामलात ऐसे हैं, अफगानिस्तान की पॉलिसी पे उनका लीड रोल है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन ये कहना कि वो वज़ीर-ए-आज़म साहब को वैसे ही मिल रहे थे और उसके बाद असल विजिट बाद में आएगी, ऐसा नहीं है। जो एलामिया है उसमें जो बातें आई हैं, उसमें जो बातें सामने रखी गई हैं, जो इत्तेफाक हुआ है जिन चीजों पे, वो राहील शरीफ साहब आके ये तो नहीं कह सकते कि जी ये तो हुआ ही नहीं, मैं इसको नहीं मानता, ना ही वो ये करेंगे। ये मीडिया में बातें हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे ISI चीफ आए, उन्होंने इस विजिट को प्रिपेयर किया। नवाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने कुछ इत्तेफाक कई चीजों पे किया है, कईयों पे पाकिस्तान और अमेरिका का इत्तेफाक नहीं हुआ, मसलन जौहरी हथियार का जो मामला है। और अब जो आर्मी चीफ की विजिट है उसकी नौयत होगी सिक्योरिटी के हवाले से सिर्फ। अगर आप कल का एलामिया देखें तो उसमें नॉलेज कॉरिडोर की बात है, साइंस टेक्नोलॉजी की। मिशेल ओबामा ने अभी एक $70 मिलियन का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो मरियम नवाज शरीफ साहब आई हुई थी उसके लिए। तो ये बहुत जामे एक चीज इसमें कवर हुई है दौरे में, वो सिर्फ सिक्योरिटी का दौरा होगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जब पाकिस्तान का आर्मी चीफ यहाँ आता है तो वो एक आम आर्मी चीफ की तरह मुलाकातें नहीं होती। जाहिर बात है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का स्टेटस फर्क है, क्योंकि मिलिट्री का इदारा जो है वो कुछ पॉलिसीज की ड्राइविंग सीट में है, तो वो हकीकत है। लेकिन ये कहना कि ये दौरा बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म को रस्मी तौर पे मिले, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब। और अब प्रोग्राम में लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे बहुत अहम खबर का कि लश्करी जंगवी का एक बानी रुकन और उनके डेथ स्क्वाड का सरबराह 4 साथियों समेत दुबई से गिरफ्तार हुआ। क्या लश्कर जंगवी का पंजाब से खात्मा हो गया? सवाल करेंगे IG पंजाब से। ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक। पंजाब पुलिस ने कल एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है जब दुबई से उसने इंटरपोल के जरिए हारून रशीद भट्टी, जो कि कलअदम लश्कर जंगवी का बानी रुकन है और लश्कर जंगवी के डेथ स्क्वाड का सरबराह है, उसे दुबई से उसके 4 साथियों अहमद यार, गुलाम मुस्तफा, तारिक नवाज ढल्लू और अयाज अहमद के साथ गिरफ्तार कर लिया। लश्कर जंगवी, जो कि किसी जमाने में सिपा साहबा पाकिस्तान का एक सेक्शन हुआ करता था, उसके बाद डिफरेंसेस क्रिएट हुए। मलिक इसहाक, रियाज बसरा, ये लोग अलग हो गए। इनके साथ अकरम लाहौरी आकर मिल गया और गुलाम रसूल शाह, इन्हीं के साथ एक फाउंडिंग मेंबर ये हारून रशीद भट्टी था, जो कि मलिक इसहाक की मौत के बाद, जिसे अभी 2 महीने पहले ही पुलिस मुकाबले में फरार होते हुए हलाक किया गया, उसकी मौत के बाद ये दुबई से बैठ के लश्कर जंगवी को ऑपरेट कर रहा था। तमाम बानी अराकीन लश्कर जंगवी के अपने अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। रियाज बसरा मारा जा चुका है, मलिक इसहाक मारा जा चुका है, गुलाम रसूल शाह मारा जा चुका है, अकरम लाहौरी सखर जेल में कैद है और अब हारून रशीद भट्टी भी गिरफ्तार हो चुका है। तो क्या समझा ये जाए कि लश्कर जंगवी का बुनियादी ढांचा खत्म हो चुका है, पंजाब लश्कर जंगवी से महफूज हो चुका है, लश्कर जंगवी का यहाँ पर खात्मा हो चुका है। और साथ ही सवाल ये पैदा होता है कि दीगर कलअदम तंजीमों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। लेकिन सवाल करने से पहले मैं क्रेडिट जरूर देना चाहूंगी हुकूमत पंजाब और पंजाब पुलिस को। उनका ये बहुत बड़ा कारनामा है, जितनी शाबाश दी जाए वो कम है, इसके वो मुस्तहिक हैं। चलेंगे हम आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सर ये फरमाइएगा कि हारून रशीद भट्टी, उससे तफ्तीश किस रुख पे की जा रही है? थैंक यू, आपने हमें बुलाया है और मौका दिया है कि हम अपना काउंटर टेररिज्म के हवाले से पंजाब में जो एफर्ट्स की गई हैं उस पर थोड़ा सा मैं बयान कर सकूं। ये वो जो एफर्ट्स हम कर रहे हैं कलेक्टिव, उसका ये एक हिस्सा है कि हमने हारून भट्टी जो है उसको दुबई से लेके आए और ये हमारी एफर्ट्स कुछ अरसे से जारी थी और फाइनली हम कामयाब हुए और उसको हम यहाँ पे लाने में कामयाब हो गए। अब तक जो इन्वेस्टिगेशन है वो बड़ी प्रिलिमिनरी स्टेज में है। जो उसका साबका रिकॉर्ड है वो कोई 18 दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलव्वस रहा है और ये दुबई में बैठ के ऑर्गेनाइज कर रहा था। और मलिक इसहाक के जाने के बाद खास तौर पे ये ख्याल था हमारा कि ये दुबई में, और जो अब तक एविडेंस है उससे भी ये साबित हो रहा है कि ये बहुत प्रोएक्टिव होके ये अपना रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा था नए सिरे से ऑर्गेनाइज करने में। तो जब हम इसको लेके आ गए हैं तो इससे हमें जो मालूम की रोशनी में पूरा नेटवर्क जो है वो अनर्थ भी होगा और इंशाल्लाह उसके खात्मे में हम कामयाब होंगे। उसके अलावा पंजाब में हमने सर, क्या कोई ऐसा लिंक भी मिला है कि कर्नल शुरा खानजादा पर जो हमला हुआ था उसकी भी कहीं से मॉनिटरिंग या कोई असिस्टेंस इस हारून रशीद भट्टी की तरफ से गई हो? नहीं, उसमें इसकी तरफ नहीं गई। जो इन्वेस्टिगेशन हमने अब तक की है वो एक दूसरा ग्रुप इन्वॉल्व है, वो भी अनर्थ हो चुका है और उसमें भी जो कुछ लोग इन्वॉल्व थे वो पुलिस मुकाबले में मारे गए और कुछ जो बकाया है उनके भी इंशाल्लाह हम पीछे हैं और वो भी जरूर अपने अंजाम को पहुंचेंगे और हम जरूर पकड़ेंगे और उनको कटहरे में खड़ा करेंगे। सर तफ्तीश तो चल रही है हारून भट्टी से, लेकिन उसका मुकदमा सिविलियन अदालत में चलेगा या फौजी अदालत में? इसका जो कोर्ट रऊफ गुजर है उसका मुकदमा ऑलरेडी मिलिट्री कोर्ट में हमने भिजवाया था और जिसको वहां से कैपिटल पनिशमेंट हुई है और वो एंडोर्स भी होगी। तो इसका मुकदमा भी हम अभी इसकी केस फाइल जो है वो 18 मुकदमात हैं और हमारा यही ख्याल है कि एविडेंस सारी को हम एवेल्युएट करके जो एक मयार मुकर्रर है मिलिट्री कोर्ट में भेजने के लिए, वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके हम इसका भी मुकदमा जो है वो मिलिट्री कोर्ट में भिजवाएंगे। आप कह रहे हैं कि हारून रशीद भट्टी, इसका मुकदमा फौजी अदालत में चलेगा। सर ये फरमाएं कि जो बुनियादी ढांचा था लश्कर जंगवी का, जो बानी अराकीन थे, वो सब के सब अपने अंजाम को तकरीबन पहुंच चुके हैं। तो जो छोटे छोटे मकामी रहनुमा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हैं, उन पर क्रैकडाउन किया जा रहा है? सर हमने ओवरऑल जो पंजाब में एक्सट्रीमिज्म है और जो सेक्टेरियनिज्म है उसको खत्म करने के लिए बहुत इकदाम किए हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने स्पेशल बहुत सारे लॉज जो है वो एनेक्ट किए हैं, जिसमें खासतौर पे हेट मटीरियल, हेट स्पीचेस के हवाले से जी इस तरह साउंड एक्ट जो है वो पास किया है और जीरो टॉलरेंस हमने अडॉप्ट की है। और पंजाब में आप खुद भी चेक कर सकते हैं तो लाउड स्पीकर की खिलाफ वर्जी जो है इनिशियल जब हमने लॉ पास किया काफी हुई, लेकिन अब ऑलमोस्ट वो जीरो पे आ गई है। इसके अलावा हेट में जो हेट स्पीचेस हैं उसके खिलाफ हमने क्रैक डाउन किए हैं ठीक, और वो भी बहुत हद तक अब कम हो गई है। और इसके अलावा उसके असरात ये पड़े हैं कि जो पहले ब्लास्फेमी के केसेस होते थे वो ऑलमोस्ट पहले जो हम डाटा हमारे पास है पिछले सालों का, उसे ऑलमोस्ट 100% कमी आ गई है।
اور اوور آل پھر اس کے علاوہ پنجاب میں ہم نے CPD کی کیپیسٹی بلڈ کی ہے، جس سے CPF کی فورس کریٹ کی ہے. اس کے علاوہ ان کو اکوپ کرنے کے لیے ہم نے آرمز ایمونیشن میں، APC میں اور ایون ہیلی کاپٹر بھی ہم ان کو لے کے دے رہے ہیں. اور پھر آئی ٹی کی انٹروینشن پہ اس ڈپارٹمنٹ کو ہم مزید جو ہے وہ اسٹرینتھن کر رہے ہیں. اور یہ جو اوور آل ہم ساری میجرز لے رہے ہیں، اس سے انشاءاللہ ہم ایک سسٹم اور ایک ہم جو ہے باقاعدہ انسٹیٹیوشن ڈیولپ کر رہے ہیں تاکہ یہ ریگولر بیسس پہ کام کرے. اور جو بڑھتی ہوئی ریڈیکلائزیشن ہے، ایکسٹریمزم ہے اور جو سیکٹیرینزم ہے، اس کو ہم دوبارہ تو سر یہ جو بہترین ایفرٹس آپ کر رہے ہیں، اس سے کیا سمجھا جائے کہ لشکر جنگوی کا پنجاب سے خاتمہ ہو چکا ہے؟ بالکل جی، بغیر ان کی کوئی ادھر نیٹ ورک موجود نہیں ہے. اگر کوئی ان کے چھوٹے موٹے ریمینیسنٹ ہیں بھی تو وہ پنجاب میں نہیں ہے، وہ پنجاب سے بھاگے ہوئے ہیں اور وہ مختلف جگہوں پہ موجود ہو سکتے ہیں، لیکن پنجاب میں ایسا ان کی کوئی تنظیم اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتی. سر یہ فرمائیے گا کہ کیا کوئی اور مطلوب ملزم دبئی میں یا ملک سے باہر کہیں ہونے کی اطلاع ہے؟ باقی جو کرائمز میں انوالو ہیں وہ تو کرمنل ہیں. کوئی بڑا ملزم یہ ٹیررزم کے حوالے سے کوئی ابھی ایسا ملزم نہیں جو باہر ہے. سر اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیجیے گا کہ لشکر جنگوی کا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب سے خاتمہ ہو چکا ہے یقیناً، تو جو باقی بینڈ آؤٹ فٹس ہیں پنجاب میں کام کر رہی، سر ان کے خلاف کیسی ایفرٹس جاری ہیں؟ اس سے بھی ہم نے جو 4 شیڈول کا ایک ETA لا کے تحت ہے، اس میں ہم نے نئے سرے سے دیکھا ہے اور ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹیز بنائی ہیں، ڈویژنل بنائی ہیں، اور جتنی بھی کالعدم تنظیمیں ہیں ان کی پراپر مانیٹرنگ اور ویجیلنس ہم نے شروع کی ہے. ٹھیک. اور سب کی ایکٹیویٹیز ہم مانیٹر کر رہے ہیں اور ملک دشمن سرگرمیوں میں ہم کسی کو بھی انوالو ہونے کی قطعاً اجازت نہیں دے رہے ہیں اور بڑی سخت مانیٹرنگ کی. اور یہ اس دفعہ جو عید الاضحیٰ پہ جو کھانے تھی وہ ہم نے کسی کو اکٹھی نہیں کرنے دی. جو بھی کالعدم تنظیمیں تھی سب کو ہم نے بڑا سختی سے روکا ہے اور قطعاً ان کو اس حوالے سے ہم نے اجازت دی. IG پنجاب مشتاق سکھیرا صاحب ہم سے بات کر رہے تھے، بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. اور یقیناً پنجاب حکومت، پنجاب پولیس نہ صرف اس کارروائی پر بلکہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرنے پر تعریف کی مستحق ہے، شاباش کی مستحق ہے. اس کی رفتار تیز تر ہے تمام صوبوں کی نسبت. اور یہ جو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ہارون رشید بھٹی لشکر جنگوی کا فاؤنڈنگ ممبر، اس کے ڈیتھ اسکواڈ کا سربراہ، اس کو دبئی سے گرفتار کیا جانا، اس کا مقدمہ فوجی عدالت میں چلایا جانا، پنجاب سے لشکر جنگوی کا خاتمہ کر دیا جانا، اس کے لیے حکومت پنجاب اور پنجاب پولیس نیشنل ایکشن پلان کے تحت تمام تر شاباش کے مستحق ہیں. پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ہم کچھ کرکٹ کے معاملات پہ بات کریں گے کہ PCB نے بھارت سے ذلت تو اٹھائی لیکن کیا قومی دولت بھی گوا دے گا؟ اگر بھارت سیریز نہیں کرتا تو کیا پاکستان ہرجانہ مانگ سکتا ہے بھارت سے کہ نہیں؟ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. کچھ بات کریں گے پاک بھارت تعلقات کی. اس میں کرکٹ ڈپلومیسی کی جو نجم سیٹھی کے جب وہ چیئرمین PCB تھے اس دور میں بھارت کے ساتھ جو سیریز کا معاہدہ ہوا تھا 8 سال میں 6 سیریز، اس کی جو پہلی قسط دسمبر میں ہونی تھی وہ تو کھٹائی میں پڑ چکی ہے بھارت کے ناروا رویے کی وجہ سے. لیکن کل نجم سیٹھی صاحب میرے ساتھ پروگرام میں تھے اور ان سے میں نے سوال کیا تھا کہ اگر یہ سیریز نہیں ہوتی تو پاکستان کو اس کی کمپنسیشن مل سکتی ہے کہ نہیں. اس کے جواب میں نجم سیٹھی صاحب نے کیا کہا، ذرا وہ سنیے گا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. کو پتا ہے ایک سیریز کا کتنے پیسے ملتے ہیں PCB کو جب وہ ہوتی ہے؟ 30 to 40 to 50 million dollars. فائن. تو میں اور اگر وہ نہ ہو تو پاکستان کو کتنے پیسے ملیں گے؟ کچھ بھی نہیں، اور نہ ہی کبھی کچھ ملا ہے، کبھی نہیں ہوا. ویری گڈ کوشچن. اگر سیریز نہیں ہوتی تو کمپنسیشن نہیں ملتی؟ نہ پہلے کبھی ملی ہے تو نہ اب ملے گی. تو یہ دس از پارٹ آف دی انڈرسٹینڈنگ، ریٹن انڈرسٹینڈنگ آن آل کانٹریکٹس. سیٹھی صاحب کی بات آپ نے سن لی کہ اگر بھارت بدماشی کرتا ہے، سیریز بھی نہیں کرتا اور پاکستان کمپنسیشن کا مطالبہ بھی نہیں کر پاتا، یعنی کہ پاکستان ذلت تو اٹھائے بھارت کے ہاتھوں لیکن اپنی قومی دولت بھی گوائے، کیا نجم سیٹھی صاحب نے معاہدہ کرتے ہوئے کوئی غلطی تو نہیں کر دی تھی؟ یہ کمپنسیشن ہرجانہ پاکستان عالمی قوانین کے تحت کیوں نہیں مانگ سکتا بھارت سے؟ اسی پر تجزیہ حاصل کرنے کے لیے چلیں گے کراچی. کرکٹ کے انسائکلوپیڈیا مرزا اقبال بیگ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام غریدہ. سر آپ بتائیں کہ پاکستان کمپنسیشن طلب کر سکتا ہے کہ نہیں اگر بھارت سیریز نہیں کھیلتا پاکستان کے ساتھ؟
देखिए गरीदा, जब नजम सेठी साहब MOU साइन करने गए थे भारत, तो वहां उन्होंने एक क्लॉज रखी थी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इसरार किया था उस क्लॉज के रखने पर कि सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट क्लियरेंस। तो इसका मतलब है इन्होंने उस वक्त एतराज नहीं किया। ये उस वक्त कहते हैं ना कि सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट क्लियरेंस का अगर आप क्लॉज डाल लें तो इसका मतलब है हमें कंपनसेशन नहीं मिलेगी। तो पहले ही से हमने हाथ खड़े कर दिए थे कि सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट क्लियरेंस। तो आपको तो इल्म था कि जिस तरह के ताल्लुकात पाकिस्तान भारत के हैं, जो कशीदा सूरत हाल है, तो कैसे ये मुमकिन हो सकेगा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान आइंदा 6 बरसों में 8 सीरीज हो सकेंगी। तो यहां पर गलती थी। दरअसल हम खुद खुशी से इतने बेकाबू हुए जा रहे थे कि भारत के 7 सीरीज खेलेंगे, हम 8 सीरीज खेलेंगे 6 साल में, और उसमें ये क्लॉज रखी गई। मैं ये समझता हूं कि जिन लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर MOU पर साइन किए, ये उनकी गलती थी। इस क्लॉज को उन्हें हटवाना चाहिए था। आप मानते हैं कि नजम सेठी साहब की गलती है? मुआहिदा करते हुए ये दूररस नजर नहीं रखी गई कि आइंदा गवर्नमेंट भी चेंज हो सकती है। उस वक्त तो पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट चेंज होने वाली थी। जी हाँ, बिल्कुल गरीदा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि नजम सेठी साहब कभी ज़का अशरफ साहब को टॉपल करते, नजम सेठी साहब आ जाते, फिर ज़का अशरफ साहब आ जाते, फिर नजम सेठी साहब आ जाते। तो नजम सेठी साहब उस मर्तबा आए तो वो अपनी पोजीशन को मुस्तहकम बनाने के लिए और क्रेडिट खुद लेने के लिए उन्होंने ये आकर लोगों को मुजदा सुनाया कि जनाब अली हम भारत से बात करके आए। आपने उनके क्लिप भी मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर देखे होंगे कि अब 30 अरब रुपए मिलेंगे और पाकिस्तान बिग 3 नहीं बिग 4 का हिस्सा हो गया। अब हमारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। क्या हो रहा है? ये सबके सामने तमाशा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन्होंने खासतौर पर सेठी साहब ने वो MOU साइन किया, उन्होंने इस क्लॉज को नहीं देखा। खुशी से इतने बेकाबू हो गए थे, इतने निहाल हो गए थे कि उन्हें नजर नहीं आया कि मुस्तकबिल करीब में अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हुई तो फिर पाकिस्तान तन्हा रह जाएगा। मैं मुसलसल इस इशू को फॉलो कर रही हूं जब से BCCI की मुलाकात में PCB हुकाम के साथ गैर अखलाकी सलूक हुआ है। तो आज कुछ इंडियन मीडिया है, कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, कुछ चैनल्स हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि अगर PCB चाहे तो BCCI से कंपनसेशन मांग सकता है अगर भारत ये सीरीज नहीं होने देता। तो ये क्या मामला? क्या अभी भी कोई रूम है हमारे पास कंपनसेशन मांगने का भारत से? गरीदा देखें, कंपनसेशन नहीं हो सकती क्योंकि क्लियरली उस क्लॉज में लिखा हुआ है जो MOU साइन हुआ है कि क्लियर टू गवर्नमेंट क्लियरेंस, सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट क्लियरेंस, कि जब तक गवर्नमेंट क्लियरेंस नहीं देगी उसके बगैर नहीं होगा। तो सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट क्लियरेंस, तो गवर्नमेंट क्लियरेंस नहीं दे रही, फिर कैसे कंपनसेशन होगी? कंपनसेशन गालिबन इस सूरत में हो सकती है कि कहीं पाकिस्तान, भारत और कोई और तीसरा मुल्क आकर कोई ट्रायंगुलर सीरीज खेल ले, उसकी आमदनी पाकिस्तान को मिल जाए। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत की इस क्रिकेट सीरीज के जो राइट्स दिए गए थे वो $140 मिलियन के थे, तो तकरीबन 14 अरब के पूरी सीरीज के थे। और एक सीरीज में पाकिस्तान अगर भारत से खेलता तो तकरीबन 5-6 अरब रुपए तो उसको मिलते टेलीविजन राइट्स की सूरत में, और बकिया 5-6 अरब रुपए उसको मिलते दीगर चीजों की मद में, स्पॉन्सरशिप वगैरह की। तो पाकिस्तान यहां ये देख रहा है कि पैसे उसके हाथ से जा रहे हैं। और गरीदा, इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग होने जा रही है। अगर आपके पास पैसे नहीं आएंगे, 4.5 करोड़ रुपए की ओपनिंग सेरेमनी थी जो 20 सितंबर को हुई लाहौर में, जिसमें लोगों की लॉन्चिंग की गई, बिल्कुल दरिया दिली के साथ बड़े फराख दिलाना अंदाज से पैसे खर्च किए गए। तो अब पैसे आएंगे कहां से? यह भी एक क्वेश्चन मार्क है। यह भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अंडर प्रेशर डाल रहा है। ठीक है, मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिए। अगर मैं गलत नहीं हूं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सितंबर में जब पाकिस्तान भारत हालात काफी कशीदा चल रहे थे और सीरीज का भी कुछ पता नहीं चल रहा था, तो उस वक्त शहरियार खान साहब ने कुछ ऐसी बात की थी कि वो ये सीरीज का बायकॉट कर देंगे। तो राजीव शुक्ला जो कि IPL के चेयरमैन हैं, BCCI के नंबर 2 भी हैं, उन्होंने वार्न कर दिया था फौरन कि अगर पाकिस्तान ऐसे करता है तो फिर पाकिस्तान पर हम फाइन लगा देंगे। तो भारत फाइन लगा सकता है, हम हर्जाना नहीं मांग सकते। हाँ गरीदा, ये उस तनाजुर में बात हुई है कि शहरियार साहब ने कहा था, उस वक्त ये उन्होंने कहा था कि फिर हम भारत से इंटरनेशनल मुकाबलों में कहीं नहीं खेलेंगे। तो उस सूरत में उन्होंने कहा कि जी आप फाइन, किस सूरत में फाइन लगेगा? दरअसल ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है नहीं। इंडिया डोमिनेट कर रहा है, वो जो चाहे शुत्रे बेमुहार की तरह जो चाहे करे, कोई पूछने वाला नहीं है, इसीलिए उन्होंने प्रेशर डाला। लेकिन ऐसी कोई शिक नहीं कि भारत पाकिस्तान पर फाइन करे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी अगर पाकिस्तान अपने आप को सपोज
वर्ल्ड T20 से विड्रॉ करता है तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी जो है वो पाकिस्तान पर जुर्माना नहीं लगाएगी। ये बिल्कुल क्लियर है और मैं इसको बिल्कुल बावसूख जराए से तस्दीक के बाद आपसे ये कह रहा हूं। अब मिर्जा साहब, एक तो हमारे हुकाम के साथ इतना नारवा सलूक किया गया, हमारे अंपायर अलीम डार साहब को हटा दिया गया, शोएब अख्तर साहब, वसीम अकरम साहब, उनके मैचेस खटाई में पड़ गए, जो कि अब खैर बहाल हो गए हैं। तो क्या पाकिस्तान ने आलमी सतह पे ICC के सामने अपना केस क्रिकेट का स्ट्रांगली पुटअप किया है? शहरियार खान साहब, क्या आपको नहीं लगता कहीं पर कमजोर पड़ रहे हैं अपना केस पुटअप करने में? गरीदा, हमारी जो इत्तलात है, शहरियार खान साहब आज अलसुब जो है वो दुबई पहुंचे और आज वो पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच भी दुबई क्रिकेट स्टेडियम में देख रहे थे। और जो हमारे जराए हैं वो ये कहते हैं कि ICC से वो यकीनन इस बारे में खामोश एहतजाज करेंगे, पब्लिकली नहीं होगा, लेकिन यकीनन वो इस हवाले से बातचीत करेंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उन्हें तना कर रही है। और जो हमारे जराए वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने जाइल्स क्लार्क से, कि जिन्होंने बड़ा मेन रोल प्ले किया था बिग 3 की फॉर्मेशन में, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के साबिक ऑफिशियल्स हैं, उनसे भी वो बात करेंगे, जाइल्स क्लार्क से। तो देखें पाकिस्तान की कोई सुनता है या नहीं सुनता, लेकिन जब से बिग 3 पर हमने साइन किया है बिल्कुल हम तन्हा होकर रह गए। वही तीनों मुमालिक भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो लोगों के पास दर बदर फिर रहा है कि हमसे सीरीज खेल लो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मिर्जा इकबाल बेग साहब। क्रिकेट के इंसाइक्लोपीडिया अपना तज्जिया दे रहे थे, हकाइक बयान कर रहे थे कि पाक भारत सीरीज अगर भारत उससे इनकार कर भी देता है, जो कि अभी तक वाज़े इनकार तो सामने नहीं आया, लेकिन ढके छुपे अल्फाज में एक तरह का इनकार ही है, क्योंकि भारत सेफ मुल्क नहीं रहा पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए, पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए। वहां से मुसलसल थ्रेट्स आ रही हैं। तो इन सारे हालात में अगर भारत वाज़े इनकार कर भी देता है तो पाकिस्तान ने एक तो भारत जाकर PCB हुकाम ने हजीमत उठाई थी, जिल्लत उठाई थी, साथ ही कौमी दौलत भी गंवा देंगे। जो 20-30 अरब का दावा किया जा रहा था कि इन 8 सालों की सीरीज के जरिए पाकिस्तान को हासिल हो सकते हैं, वो भी हासिल नहीं होंगे। कौमी दौलत, कौमी मफाद पहले और उसके बाद कौमी दौलत, इन दोनों का नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम की जल्दबाजी, चाहे वो साबिक हुकाम हो चाहे वो मौजूदा हुकाम हो, उनके जरिए खाम खा पाकिस्तान कौम को बर्दाश्त करना पड़ा है। आपने वो बचपन में कहानी सुनी होगी, 100 जूते भी खाने और 100 प्याज भी खाने। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तानी कौम को एक ऐसे ही दौराहे पे लाके खड़ा कर दिया है कि जहां PCB 100 जूते भी खा रहा है, हजीमत भी उठा रहा है और 100 प्याज भी खा रहा है कि उसे कहीं से कोई आमदनी भी नहीं हो रही। प्रोग्राम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम जिक्र करेंगे बुर्राक का। बुर्राक की एक बहुत बड़ी कार्रवाई कल देखने में सामने आई, जब कल रात के अंधेरे में बुर्राक ने बहुत कामयाबी से जनूबी वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के निशानों को ठिकाना बनाया, ठिकानों को निशाना बनाया। बुर्राक पाकिस्तान फौज का एक बड़ा अहम कारनामा है। पाकिस्तान के पास ये UAV टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान ने इंडिजिनस बिल्ड किया, इस टेक्नोलॉजी को हासिल किया। ये ड्रोन इंडिजिनस बिल्ड किया और इस ड्रोन की जो पहली आजमाइश, जो पहली कार्रवाई हुई थी वो सितंबर में शवाल में शिमाली वजीरिस्तान के इलाके में दिन के उजाले में हुई थी। और उसमें भी इसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के जहां पर इसने अटैक करना था उसी जगह को इसने निशाना बनाया, दहशत गर्दों के उन्हीं ही ठिकानों को इसने निशाना बनाया। और अब रात के अंधेरे में इसकी ये आजमाइश, इसकी ये कार्रवाई हुई है और रात के अंधेरे में भी इसकी वही पिन पॉइंट एक्यूरेसी रही है। दर्जनों दहशत गर्दों को हलाक किया गया है बुर्राक की इस कार्रवाई के नतीजे में और उनके कई ठिकानों को बर्बाद भी किया गया है। यहाँ पर 2 सवाल पैदा होते हैं। जो पहली कार्रवाई थी वो शिमाली वजीरिस्तान के इलाके में की गई थी, ये जनूबी वजीरिस्तान के इलाके में की गई है। तो जनूबी वजीरिस्तान जिसके बारे में क्लेम किया जाता है कि वो दहशत गर्दों से मुकम्मल पाक कर दिया गया है, तो क्या वजह है कि वहां पर दहशत गर्दों के खिलाफ बुर्राक को इस्तेमाल करने की जरूरत पेश आई है? तो उसके लिए खबर ये है, सवाल पहले ये पैदा होता है कि क्या दहशत गर्द अब भी जनूबी वजीरिस्तान में मौजूद हैं या वापस आ गए हैं? तो उसका जवाब ये है कि एक इंटेलिजेंस इत्तला मिली थी कुछ दहशत गर्दों के वहां आ जाने की, वहां मौजूदगी की, जिस पर उनको प्रिसाइसली अटैक किया गया है। और जनूबी वजीरिस्तान के ये रिमोट इलाके हैं। रिमोट इलाकों से ही एक और सवाल ये पैदा होता है कि जो IDPs हैं, TDPs फाटा के, जनूबी वजीरिस्तान के, चूंकि इलाका क्लियर करार दिया जा चुका है दहशत गर्दों से, तो ये TDPs वापस जा रहे हैं। बहुत से TDPs हैं जो कि अपने इलाकों में बस गए हैं। तो क्या अमेरिकन ड्रोन अटैक्स की तरह की जिसमें हमने देखा था सिविलियन आबादी भी निशाना बनती थी, अब ये TDPs जो वापस जा रहे हैं, क्या खुदा न खास्ता इनको तो नुकसान नहीं है? क्या इनकी आबादी तो निशाना नहीं बनती? तो इसका
जवाब भी इंतहाई इत्मीनान बख्श है, तसल्ली बख्श है कि बुर्राक की कार्रवाई 100% पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ होती है। इसमें सिविलियन आबादी बिल्कुल निशाना नहीं बनती और खासतौर पर जिस इलाके में बुर्राक की रात के अंधेरे में कार्रवाई हुई है वो जनूबी वजीरिस्तान के रिमोट इलाके हैं जहां पर आबादी मौजूद नहीं है। और उसके अलावा भी बुर्राक जिस जगह को अपना निशाना बनाएगा वो सिर्फ और सिर्फ दहशत गर्दों के ठिकाने होंगे, सिविलियन आबादी उनसे मुकम्मल महफूज रहेगी। सो अमेरिकन ड्रोन अटैक्स और बुर्राक के ड्रोन अटैक्स में बहुत फर्क है और ये फर्क आपके सामने वाज़ेह भी कर दिया है। अभी बुर्राक की सिर्फ 2 आजमाइशी कार्रवाइयां हुई हैं जिसमें इसने अपनी बेहतरीन महारत का इजहार किया है और पाक फौज का पाकिस्तानी कौम के लिए ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। ये था आज का प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी कल के इश्यूज खबरों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।